आज से 350 साल पहले शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी। जब देश पे मुगलों का शासन था, मुगलिया सल्तनत को हिला डालने वाले शिवाजी महाराज किस तरह के शस्त्रों का प्रयोग करते थे, उन शस्त्रों के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी को भी पता लगे। आज हम आपको लेकर के आए हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जहां मराठों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उस समय के घातक अस्त्र शस्त्र की प्रदर्शनी लगी हुई है। हम आपको उन अस्त्र शस्त्रों के बारे में बताएंगे और उनके बारे में जानकारी देंगे। और हमारे साथ 2012 बैच की IAS ऑफिसर निधि चौधरी जी हैं। निधि जी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हैं। निधि जी ने भी पूरी प्रदर्शनी देखी, उसका अवलोकन किया और वो कहती हैं कि शिवाजी राजे के बारे में जानने की, उस बारे में बताने की, वो महाराष्ट्र कैडर की हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं उन्होंने आकर के यहाँ क्या देखा और क्या अनुभव किया। मैं आज IGNCA में ऐसे ही पर्सनल ट्रिप पर आई थी। मैं देखना चाहती थी कि IGNCA में काम कैसा होता है और मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक बहुत ही उनके जो शस्त्र हुआ करते थे उन पे बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन यहाँ चल रही है। कोर हेरिटेज करके ये संस्था है जो पुणे से काम करती है और इन्होंने इनके परिवार में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शस्त्रागार था इनका परिवार संभालता था और सदियों से, पिछले कई सालों से इनके पास शस्त्र हैं और इन शस्त्रों को उन्होंने बहुत कंजर्व करके रखा है। बहुत ही सुंदर यहाँ डिस्प्ले किया गया है। मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि इन्होंने यूरोपियन शस्त्र जो है इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें इंडियनाइजेशन क्या किया गया है उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मुग़ल शस्त्र कौन से थे और उसमें क्या मराठों ने इनोवेशन किया, देश भर से अलग अलग जगहों से उन्होंने शस्त्र लिए और अपना कुछ इनोवेशन उसमें डाला है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। स्त्रियों के शस्त्र कौन से होते थे, बच्चों के लिए कौन से शस्त्र होते थे, वो भी बहुत अच्छा डिस्प्ले उसका भी दिखाया जाता है। हम बहुत सारे म्यूज़ियम्स में जाते हैं लेकिन शस्त्र ऐसा तो नहीं है कि हम युवा जब राजा महाराजा थे वो तुरंत ही शस्त्र चलाना सीख गए थे, छोटे बच्चे थे तब से सीख रहे होंगे। तो एक छोटी सी तोप भी दिखाई, उसका भी उन्होंने प्रदर्शन किया। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जीबिशन, बहुत ही सुंदर डिस्प्ले है। हमें हमारी हेरिटेज भूलनी नहीं चाहिए और इसलिए IGNCA के लिए भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने कोर हेरिटेज का ये इतना सुंदर शो यहाँ किया। मराठों का इतिहास कौन नहीं जानता। शिवाजी महाराज ने जो विरासत शुरू की थी वो वहाँ के बच्चों को भी उस समय हथियार चलाना सिखाया जाता था। उसके लिए छोटे छोटे अस्त्र और शस्त्र भी यहाँ पर हैं। 10 साल की उम्र से बच्चों को अस्त्र और शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। यही नहीं, यदि आवश्यकता पड़े तो महिलाएं भी लड़ सकें, इसके लिए भी यहाँ पर अस्त्र शस्त्र की प्रदर्शनी लगी हुई है। ये अस्त्र शस्त्र महिलाओं के लिए अलग थे, बच्चों के लिए अलग थे। हमारे पास अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानकारी देने के लिए जो व्यक्ति हैं वह शिवाजी महाराज के अंगरक्षकों के उस परिवार से हैं जो 450 वर्षों से लगातार आज तक उनके परिवार के साथ बने हुए हैं। इनके पुरखे शिवाजी महाराज के साथ लड़े हैं और उस विरासत को आज तक संभाल के रखे हुए हैं राकेश राव जी। राकेश जी हमें इस प्रदर्शनी को दिखाएंगे भी और इसके बारे में बताएंगे भी कि मराठा किस किस तरह के अस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। हमने यहाँ एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी के काल में इस्तेमाल किए गए विशेष शस्त्र प्रदर्शन का आयोजन किया है जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिक आर्म्स एंड आर्मर ऑफ मराठाज जी। मराठों ने बहुत सारे शस्त्र का उपयोग युद्ध भूमि पर किया, लेकिन कुछ शस्त्र ऐसे थे जो विशेषतः मराठों ने किए, उनको हम बेसिक आर्म्स एंड आर्मर ऑफ मराठास कह सकते हैं। किस तरह की, मतलब कुछ परिवर्तन किया शस्त्रों में मराठाओं ने? जी नहीं, मराठों ने कुछ शस्त्रों का परिवर्तन नहीं किया, लेकिन कुछ शस्त्र स्वतः निर्माण किए हैं, विकसित किए हैं। जैसे कि दानपट्टा है जी। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? दानपट्टा सिर्फ मराठों की धरोहर नहीं है, मराठा और कर्नाटक राज्य के सीमा प्रांत पर इसका निर्माण हुआ है। दानपट्टा एक तलवार की किस्म है, तलवार का प्रकार है। तलवार को हम पकड़ते हैं, सिर्फ कलाई की जोर का इस्तेमाल होता है, लेकिन दानपट्टा जब हम पहनते हैं तो यहाँ तक ये दानपट्टा आता है और यहाँ के बाजुओं की जो सबसे तगड़ी स्नायु हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम दानपट्टा का इस्तेमाल युद्ध में कर सकते हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हैं वागनख और बिचवा। बीजापुर के लश्कर प्रमुख जो अफजल खान थे, अफजल खान के वध करते वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ने वागनख और बिचवा इन शस्त्रों का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं ये बगनखा अस्त्र है। वागनखा जिसे मराठी में बाघ को वाघ बोला जाता है, इसी बगनखे से, इसी तरह के अस्त्र से शिवाजी महाराज ने अफजल खां का पेट फाड़ दिया था। इसका प्रयोग कैसे किया जाता था, किन परिस्थितियों में किया जाता, शिवाजी महाराज ने इसका प्रयोग कैसे किया था? हमें आज तक बताया गया कि वागनख का निर्मिति छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया है, वो गलत है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जन्म के पूर्व 90 साल पूर्व वागनख शस्त्र का अस्तित्व था। ये हमने कोर हेरिटेज इस संस्था के माध्यम से खोज निकाला है। वागनख का इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान को मारने के लिए किया था, ये सच है। वस्तुतः वागनख एक ऐसा शस्त्र है जिसे किसी आदमी को पूरी तरह से मारा नहीं जा सकता है। वागनख के माध्यम से, इस शस्त्र के माध्यम से आदमी को जख्मी किया जा सकता है, लेकिन वो इस तरह की जख्म होगी जिससे बहुत सारा खून बहेगा और कालांतर में वो आदमी मर सकता है। वागनख का इस्तेमाल सिंगुलर नहीं हुआ है। वागनख के साथ बिचवा इस शस्त्र का भी उपयोग छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को वध करते हुए इस्तेमाल किया है। वागनख से पहली चोट पहुंचाई जिसमें 4 नखों की माध्यम से 4 जख्म हुए और वहाँ से खून बहने लगा। उतने ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बिचवा नाम के शस्त्र से उसके पेट में एक घातक वार किया गया, जिसकी वजह से अफजल खान के पेट में बहुत गहरी चोट पहुंची और वो घायल हो गया। और इस माध्यम से अगर कोई आदमी घायल होता है तो कालांतरवश उस आदमी का मरना निश्चित है। उसका आगे सर काटा दिया गया, लेकिन वो अगर नहीं भी कटता तो भी अफजल खान का मरना सुनिश्चित था। कहते हैं अफजल खान करीब 6.5 फीट का था और शिवाजी राजे 5 फीट 7 या 8 इंच उनकी हाइट बताई जाती है। 5 फीट 4 इंच शिवाजी राजे की हाइट बताई जाती है। तो शिवाजी राजे इतने मतलब उससे कद में छोटे थे, तो शिवाजी राजे ने बड़ी बुद्धिमत्ता से इस हथियार का प्रयोग किया। इन दोनों हथियारों के प्रयोग से अफजल खान जैसे आतताई को शिवाजी राजे ने वध किया था जी। ये कौन कौन से हथियार हैं, कैसे कैसे हथियार हैं? यहाँ आप देख रहे हैं इस प्लेट पर पिक्युलर आर्म्स एंड आर्मर ऑफ मराठाज। मराठा एक किसान किस्म के लोग थे, वो खेती बाड़ी में मगन थे, लेकिन जब परकीय आक्रमण होता था तो एक साधारण किसान भी उसके रोज़मर्रा के जो औजार है, टूल है, उनको हथियार में तब्दील कर सकता था। शौर्य मराठों में ठूस ठूस के भरा पड़ा है। मराठों ने अपनी जो दराती है उस दराती का भी युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किया है। आइन ए अकबरी नाम की जो एक अकबर के पीरियड में लिखी गई किताब है, उसमें इस दराती का उल्लेख बांक इस नाम से किया गया है। ये बांक और कोई दूसरा वेपन नहीं है, बांक ही दराती है और दराती का इस्तेमाल मराठों ने युद्ध के दरमियान किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक गोफन है जिसे अंग्रेज़ी में स्लिंग शॉट कहते हैं। ये भी किसान का एक शस्त्र है। चिड़िया, पंछी या जानवर को भगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मराठों ने इसका इस्तेमाल युद्ध में किया। वस्तुतः ये आदि मानव से चलता आ रहा एक प्रभावी शस्त्र है। मराठों ने अपनी युद्ध कला में ऐसे शस्त्रों का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में किया है और बहुत सारे युद्ध को जीता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक विशिष्ट प्रकार का भाला मैं दिखा रहा हूँ। इस भाले का नाम है विटा। इस भाले की खासियत ये है कि जब आप किसी शत्रु पर ये फेंकते हैं तो इसको वापस खींचा जा सकता है
इस भाले में ये 12 से 15 फीट लंबी रस्सी बांधी जाती थी। इसकी एक दूसरी जो छोर है वो कलाई में बांधी जाती थी। जिस क्षण ये भाला शत्रु पर फेंका जाता है उसी क्षण उसको खींच के हमने झेलना है। ये बहुत कौशल का शस्त्र है, लेकिन मराठों ने इसमें प्रवीणता हासिल की थी। यहाँ पर आप एक मजल लोडिंग मैचलॉक गन देख रहे हैं। मराठों ने मैचलॉक गन का भी इस्तेमाल किया हुआ है। ये बहुत ही प्राथमिक बंदूक है जिसमें आगे से बारूद भरा जाता है यहाँ पर, और यहाँ थोड़ा बारूद रखा जाता है। इसमें एक जलती हुई ऐसे ही रस्सी को लगाया जाता है और इसको दबाने से वो जलती हुई रस्सी यहाँ पर आती है। यहाँ से यहाँ की दारू प्रज्वलित होती है और वो अंदर जाके यहाँ का जो मेन चार्ज है वो प्रज्वलित होने के बाद वो पूरी गोली आगे चली जाती है। इसे सांग कहा जाता है। ये भी एक भाले का टाइप है। इसे सांग नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा शस्त्र है जिसका उपयोग युद्ध के दरमियान और शिकार के लिए होता है। ये बहुत ही मजबूत किस्म का शस्त्र है। मराठों की ये पसंदीदा शस्त्र है। ये ऐसा शस्त्र है जिसके सहारे किसी भी कवचधारी दुश्मन को मारा जा सकता है। यानी मतलब किसी दुश्मन ने कवच पहना तो उसका कवच फोड़ के निकल जाएगा। तो इस अस्त्र का प्रयोग तब किया जाता था। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार की तलवारें हैं और अलग अलग तरह की तलवारें हैं। बेहद घातक तलवारें हैं, कई इनमें काफ़ी वजन है। बहुत इतने लंबे समय तक तलवारों को चलाना, आज हम कह सकते हैं कि तलवार 2 किलो की है, 3 किलो की है, लेकिन उसको निरंतरता में चलाना, घंटों तक चलाना, घंटों तक दुश्मन से लड़ना, ये कितना कठिन रहा होगा और कितना इनका घातक प्रयोग होता होगा दुश्मन पे, आप इनको देख करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सबसे इधर जो लगी हुई है ये तलवार, इसकी कुछ अपनी विशेषता हैं। राकेश जी बताएंगे कि क्या इनकी विशेषता है? ये तलवार आप देख रहे हैं, ये बहुत ही विशेष महत्व रखने वाली तलवार है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक के वक्त उन्होंने जिनका चयन सरसेनापति पद के लिए किया था, राज्याभिषेक के वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको सेनापति पद देते हुए ये तलवार भी भेंट दी हुई थी। सर सेनापति हम्बीराव मोहिते, इनको ये तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने हाथ से प्रदान की हुई तलवार है। इस तलवार को छत्रपति शिवाजी महाराज का हस्तस्पर्श हुआ है। हमारे लिए ये तलवार विशेष तलवार है। कहते हैं शिवाजी महाराज की जो 2 तलवारें थी उनका कुछ पता नहीं लग सका, लेकिन ये एक तलवार है जिसको शिवाजी महाराज ने खुद अपने हाथों से सर सेनापति हम्बीराव मोहिते जी को ये तलवार दी थी और स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस तलवार को अपने हाथ से स्पर्श किया था। ये आज के दौर में आज ये तलवार हमारे पास है और हम इसको देख पा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर तरह तरह के कवच लगे हुए हैं, जालीदार कवच हैं, लोहे के कवच हैं, कुछ ये जूट और तमाम तरह के, और हाथों में पहने जाने वाले युद्ध के दौरान कुछ कवच हैं। इस प्लेट पर आप देख रहे हैं शिवकाल में जितने अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल किए गए उनका प्रातिनिधिक स्वरूप हमने यहाँ पर रखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान को वध करते हुए जो चिलखत पहना था वो इस टाइप का जालीनुमा चिलखत है। इसके अलावा आप यहाँ पर अलग अलग टाइप के चिलखत को देख सकते हैं। चिलखत मतलब कवच। मराठी में मतलब कवच को चिलखत कहा जाता है। तुर्की भाषा में कवच को चिलखत कहा जाता है और मराठी में कवच को कवच ही कहा जाता है। कवच ही कहा जाता है, संस्कृत वर्ड है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका उल्लेख छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो आज्ञा जो शब्दकोश बनवाया था उसमें इसका उल्लेख हुआ है। जानुबंध, जानुबंध मतलब घुटने के नीचे के हिस्से का पैर का संरक्षण करने वाला कवच। ये एक 4 आयना किस्म का कवच है। ये एक कोठी नाम का कवच है जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स से बना है, लेकिन मुग़लों ने इसका अच्छा इस्तेमाल किया है।
यहाँ पर ये तो बड़ा छोटा कवच है, ये कहाँ के लिए इस्तेमाल होता था? ये कवच हाथ के आर्मपिट के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है और ऐसे 4 टुकड़े होते थे, दोनों बगल में 2 टुकड़े और सीना और पीठ के ऊपर एक एक टुकड़ा, ऐसे 4 लोहे के पत्थर के टुकड़े होने की वजह से उसे 4 आईना ऐसे नाम से बुलाया जाता है। 4 आईना नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप एक बहुत ही विशेष तरह का कवच देख रहे हैं। इसकी निर्मित मराठों ने की हुई है। इसे घुगी नाम से बोला जाता है। भेड़ और बकरी के बाल को गेहूं के आटे में गिला करके उससे अनेक परत बनाई जाती है, हाथ से सिला जाता है और ये घुगी नाम का कवच सिर के रक्षण और गर्दन के रक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये इस पे तो कट जाएगा, तलवार मारेगी तो? नहीं, ये तलवार से कोई भी तलवार इसको एक झटके में नहीं काट सकती है, ये इसकी खासियत है। अच्छा, ये भेड़ के और बकरी के बालों से और आटे में गूंथ के बनाया गया कवच है जी। और कोई भी तलवार इसको एक झटके में नहीं काट सकती नहीं है। काट सकती। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो शस्त्र यहाँ पर देख रहे हैं वो सब चिलखत भेदी, कवच भेदी शस्त्र है। ये सारे शस्त्र जो हैं ये कवच भेदने के लिए भारी अस्त्र हैं, कवच भेदने के लिए। जो पीछे हमने आपको कवच दिखा, उन कवच को भेदने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। जी जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये जो खंजर है, ये पूरे खंजर कवच को भेद करने के लिए है। ये भालों के प्रकार है, ये भी पूरे कवच भेदी भाला है। यहाँ जो तीर देख रहे हैं आप, कैमरामैन प्लीज़ आप यहाँ नज़दीक में जाके इन तीरों को दिखा सकते हैं कि ये पैने तीर है, छोटी उसका मुंह है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है। कोई भी कवच को ये पार कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी अपनी एक मर्यादा है। कुछ कवच ऐसे हैं जिनको तीर और भाले से पार नहीं किया जाता। ऐसे कवच के लिए ये जो गदानुमा जो आप देख रहे हैं शस्त्र, इनका इस्तेमाल होता था। इनके इस्तेमाल से, जब इनके इस्तेमाल से हम प्रहार करते हैं तो कवच भेद नहीं होता है, लेकिन इसका जो वजन है ये स्ट्रोक पूरे शरीर में पहुंचकर हड्डी को चूरा किया जाता है और जब हड्डी तंदुरुस्त नहीं रही तो मसल कुछ काम नहीं कर सकते। इस अंदाज से शत्रु को नामोहरम किया जाता। शिवकाल में इस्तेमाल में लाए गए पूरे खंजर हमने रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पर विशेष खंजर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को आधा देखते हैं तो एक सरोता दिख रहा है, ऐसे भी एक सरोता दिख रहा है। वास्तव में ये 2 तरफ धार वाला एक सरोता है। इसको हम आम आदमी सरोते की तरह इस्तेमाल करता है। इसी खंजर को जब उल्टा करते हैं तो ये एक खंजर बन जाता है। ये ऐसा ही एक खंजर यहाँ पर है, इसका छोटा ब्लेड है, इसका ब्लेड बड़ा है। इसे ऐसे ही स्थिति में सीधा करते हैं तो ये बड़ा चाकू बन जाएगा। जब हम युद्ध पर नहीं गए हैं, ये युद्ध के इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। ये शांति काल में घर में या जो गुप्तचर है जिनको अपने शस्त्र को छुपाना है, ऐसी स्थिति में इस्तेमाल किए जाने वाले ये शस्त्र है। ये विशेष तरह के अस्त्र शस्त्र हैं। ये बच्चों के और महिलाओं के लिए जो अस्त्र शस्त्र निर्मित किए गए थे, उनको जो शस्त्र विद्या में निपुण करने के लिए उस तरह के अस्त्र शस्त्र हैं। राकेश जी इसके बारे में एक एक करके बताएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग किस्म के शस्त्र दिखाई दे रहे हैं जिनकी बनावट में नज़ाकत है। जो निर्मित करते हुए उनमें बहुत ही हल्का मेटल का इस्तेमाल किया गया है, वज़न से हल्का। ताकत तो बिल्कुल सही है। ये दोनों बंदूक आप देख रहे हैं, ये औरतों की इस्तेमाल की बंदूक दिख रही है। और ये जो दोनों बंदूकें हैं, ये कुमारवयीन मतलब 10-15 साल के बच्चे के लिए बनाई गई बंदूक है। ये बिल्कुल छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल करने वाली बंदूक है। यहाँ पर ये जो पट्टा देख रहे हैं ये बच्चों के लिए है, ये औरतों के लिए है। और ये जो तलवारें आप यहाँ पर देख रहे हैं ये औरतों के इस्तेमाल की तलवारें हैं, जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है उनकी
थिकनेस, उनकी विड्थ, उनकी जो मुट्ठों पर जो विशेष कलाकुसर है और जिनकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है जिसमें बहुत सारी नज़ाकत है, उन सब चीज़ों को एकत्रित अभ्यास करने के बाद हमने ये तय किया कि ये तलवारें ये हथियार बच्चों के और वीरांगनाओं के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर आप बहुत अलग अलग किस्म की बंदूकें देख रहे हैं। ये ऊपर की जो बंदूक है वो बहुत ही शक्तिशाली बंदूक है, अफ़गान किस्म की ये बंदूक है। यहाँ पर ये जो 2 नंबर की बंदूक देख रहे हैं ये तुर्की पद्धति की बंदूक है। इस पर उमर मोहम्मद नाम के एक योद्धा का नाम लिखा गया है और मतलब आक्रमणकारी का नाम लिखा गया है। आक्रमणकारी का, योद्धा तो हमसे नहीं कह सकते, आक्रमणकारी कह सकते हैं, आक्रांता कह सकते हैं। आक्रांता उमर मोहम्मद का नाम इस पर लिखा गया है। हाँ? और यहाँ पर ये जो ये हथियार छीने मराठों ने उनसे, बिल्कुल छीने हैं। ये गर्व करने वाली बात है। ये वो हथियार हैं जो मुगल आक्रांता लेकर के हमारे पास हमला करने आए थे और हमारे वीर मराठों ने उनसे हथियार छीने। जी, ये हथियार छीनना उस वक्त की बहुत ज़रूरत थी। जी, हम ऐसे हथियार बना नहीं सकते थे तो क्या हुआ, दुश्मन तो हथियारबंद है। जी, हमने उनके हथियार छीन लिए और उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल भी किए। आप यहाँ पर जो बंदूक देख रहे हैं इसको घातक हथियार क्यों कहेंगे, इसको आप देखिए, इतना सुंदर हाथी का चेहरा इस पर बनाया है। ये एक शस्त्र होने के बावजूद एक कला का अच्छा आविष्कार है। यहाँ पर देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ शस्त्र को भी अच्छे दागीने से ये सुशोभित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश की ये बंदूक है, दिखने में आम है लेकिन यहाँ पर मगर का चिन्ह है, माँ नर्मदा को ये समर्पित है। माँ नर्मदा को समर्पित ये बंदूक, क्योंकि कहा जाता है कि जो मगर है वो माँ नर्मदा का वाहन बताया जाता है। और माँ नर्मदा की महत्ता और माँ नर्मदा के बारे में तो खैर हर भारतीय जानता ही है, लेकिन शस्त्रों पे भी इस चीज़ को चिन्हित किया हुआ है भारतीय योद्धाओं ने। यहाँ पर आप आम तौर पर देखने से पता चल जाता है कि यहाँ पर बंदूक से रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें एक योद्धा कैरी करता है वो सभी चीज़ें हमने बताने का एक प्रयास किया है। ये क्या है सर? ये गन पाउडर मेजरिंग फ्लास्क। इसका क्या प्रयोग है? मतलब हम बंदूक के अंदर जब गन पाउडर डालते हैं तो उसको एक प्रमाण में तोलना है। अगर वो ज़्यादा हो गया तो बंदूक फट जाएगी, कम हो गया तो गोली इफ़ेक्टिवली जाएगी नहीं। और ये बंदूक की गोली है, आप यहाँ से दिखा सकते हैं बंदूक की गोली। ये एक बार फोकस कीजिए। हाँ, तो ये मतलब अभी भी ये काम करती हैं ये गोली? नहीं, इसके ये तो शीशे की एक बॉल है, इसके अंदर बारूद तो होता ही नहीं है। बारूद रखने की ये जगह है जिसको बारूददान कहते हैं। मतलब बारूद डाला, उसके बाद ये गोली उसमें डाली। हाँ। और फिर फायर किया तो बारूद के साथ ये गोली जा करके फिर तभी वो गोली कारीगर काम करे। जी जी। यहाँ पर ये भारतीय भूमि पर बनाया गया चमड़े से बनाया हुआ बारूददान है। ये एक पॉकेट है जिसके अंदर बंदूक की गोली रखी जाती थी और ये बंदूक की गोली बनाने का एक सांचा है। ये भी वही हथियार हैं? ये कोई साधारण हथियार नहीं जी, ये सब सेरेमोनियल आर्म्स आर्मर है। यहाँ पर जो राजा महाराजा सेनापति सरदार अमीर उमराव जो दरबार में बैठते हैं, सेना सभा में बैठते हैं, वो अपने अपने रुतबे के हिसाब से सोना है, चांदी है, सोना है या वो सेमी प्रेशियस स्टोन है, ऐसे जड़े हुए हथियार को अपने शरीर के ऊपर धारण करते हैं और रुतबे से बैठते हैं, इसलिए इसको दरबारी शस्त्र या सेरेमोनियल शस्त्र कहा जाता है। हमने उन अस्त्र शस्त्रों के बारे में जाना जो हमारे पुरखे प्रयोग करते रहे हैं।
शिवाजी राजे की सेना ने जिन शस्त्रों का प्रयोग कर मुगलों को यहाँ से खदेड़ा और बेहद ही अद्भुत और बेहद ही कहा जाए आज के वर्तमान समय के जो बेहद ही यूनिक ये अस्त्र शस्त्र हैं और बेहद घातक, इन शस्त्रों के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी को भी जानना चाहिए। और IGNC में ये प्रदर्शनी लगी हुई है और बहुत शानदार हमारा इन अस्त्र शस्त्रों को जानने का अनुभव रहा। पांचजन्य के लिए आदित्य भारद्वाज।